जय हिंद, जय झारखंड दोस्तों। हम लोग देखेंगे आज डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर नाम से ही पता चल रहा है क्या है डीसी जनरेटर। जनरेटर का मतलब क्या होता है? वैसा मशीन जो क्या करे, करंट को उत्पन्न करे, जनरेट करे, उसको डीसी जनरेटर कहते हैं। हिंदी में डीसी जनरेटर को जनित्र भी कहा जाता है। जनित्र यानी कि जन्म देने वाला। तो डीसी का जो जनरेटर है उसके बारे में देख रहे हैं। तो डीसी जनरेटर करंट को उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है, क्या प्रिंसिपल होता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, और सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डीसी जनरेटर, ठीक है, हम लोग का टॉपिक है डीसी जनरेटर। तो जैसे मैंने पहले बताया कि डीसी जनरेटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, करंट को जन्म देता है, उत्पन्न करता है। तो जनरेटर, जैसा कि हम सब जानते हैं, शक्ति को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सबको मालूम है ये पॉइंट। जो करंट होता है, शक्ति होता है, उसको ना हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु इसका जो स्वरूप होता है उसको बदला जा सकता है। कहने का मतलब हुआ उसको एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जिस मशीन के द्वारा, है ना, जिस मशीन के द्वारा मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदला जाता है उसको क्या बोलते हैं? जनरेटर कहते हैं। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत, कैसे वो काम करता है। तो पहले भी जान चुके होंगे आप लोग कि जो डीसी जनरेटर होता है, फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसके सिद्धांत पर काम करता है। फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके सिद्धांत पे क्या होता है, डीसी जनरेटर काम करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फैराडे का ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत है वो क्या होता है, कैसे काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल है, उसका सिद्धांत है, जब किसी करंट कैरी कंडक्टर को क्या करते हैं हम लोग, किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच रखते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं, किसी एक माध्यम यानी कि कोई कंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड हो उसको घुमाते हैं। मतलब कि किसी एक चीज़ को चेंज करना है, या तो कंडक्टर को चेंज कीजिए या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कीजिए। दोनों में से क्या करना है, किसी एक चीज़ को चेंज करना है। दोनों अवस्था में यानी कि फील्ड को बदले या तो कंडक्टर को बदले। समझ में आ रहा है? दोनों में से किसी एक चीज़ को हम लोग चेंज करते हैं। तो चेंज करने से क्या होता है, उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका कटाव होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कटाव होता है उसके कारण क्या होता है, उस कंडक्टर में एक तरह का ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक कंडक्टर हो गया, इसको क्या कर दिए, एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम लोग रख दिए। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड में दो पोल बन रहा है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। दोनों पोलों के बीच में क्या कर दिए, एक कंडक्टर को हम लोग रख दिए। रखने के बाद क्या करेंगे, या तो कंडक्टर को घुमाएंगे या तो फील्ड को घुमाएंगे। समझ में आ रहा है? दोनों में से किसी एक चीज़ को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो चेंज करने से क्या होता है, यहाँ पर जैसे मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनेगा ना। तो बनेगा ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं। तो इसको क्या करेगा, ये कंडक्टर काटेगा। तो काटने से क्या होता है, ये जो कंडक्टर दिख रहा है ना, इस कंडक्टर में एक तरह का ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और ये जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसको हम लोग, जो जनरेटर होता है, जनरेटर का जो कम्यूटेटर होता है उसके साथ जोड़ दिया जाता है ना। कम्यूटेटर के साथ जोड़ा हुआ रहता है।
कम्यूटेटर के बगल में क्या लगा रहता है? एक कार्बन ब्रश लगा रहता है। उस कार्बन ब्रश के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो करंट उत्पन्न हो रहा है उसको आउटपुट निकालते हैं, बाहर की तरफ ले जाते हैं। समझ में आ गया? अब देख रहे हैं हम लोग जनरेटर में जो पैदा होने वाला ईएमएफ है उसकी दिशा, है ना। जनरेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसका दिशा कैसे ज्ञात किया जाता है? तो जनरेटर में जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ है उसका दिशा जो होता है, याद रखिएगा, उसका दिशा जो है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, इससे पहले वीडियो में भी मैंने बता चुका है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है। समझ में अगर ना आए तो पीछे की वीडियो में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है, उस रूल के आधार पे क्या होता है, जनरेटर में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आ रहा है सबको? अब देखते हैं जनरेटर से उत्पन्न करंट को बाहर ले जाने के लिए, ठीक है, स्लिप रिंग या कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। जस्ट पहले मैंने अभी बताया कि जनरेटर में जो उत्पन्न करंट होता है उसको बाहर निकालने के लिए क्या लगा रहता है, स्लिप रिंग या तो कम्यूटेटर लगा रहता है ना। तो याद रखिएगा, स्लिप रिंग या कम्यूटेटर के माध्यम से हम लोग करंट को क्या करते हैं, बाहर की तरफ आउटपुट करते हैं, निकालते हैं। ये खास चीज़ है, इसको याद रखिएगा। स्लिप रिंग, अगर किसी भी जनरेटर में स्लिप रिंग लगा हो, है ना, स्लिप रिंग लगा रहेगा तो उससे किस तरह का करंट मिलेगा, एसी करंट। अगर कम्यूटेटर लगा रहे तो उसमें किस तरह का करंट प्राप्त होगा, डीसी करंट। तो ये बहुत खास है, इसको याद रखिएगा कि कोई भी जनरेटर हो, अगर जनरेटर में स्लिप रिंग लगा हो तो एसी करंट मिलेगा हमको। अगर उस पर जनरेटर पर कम्यूटेटर लगा हो तो कौन सा करंट मिलेगा, डीसी करंट। इस मशीन को अल्टरनेटर या एसी जनरेटर भी कहते हैं। इसीलिए यह जो डीसी जनरेटर है उसको हम लोग अल्टरनेटर भी कहते हैं या एसी जनरेटर भी कहते हैं, क्योंकि डीसी मशीन ही एक ऐसा मशीन है जिससे हम लोग एसी करंट, डीसी करंट दोनों तरह का करंट जो होता है उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नोट्स को याद रखिएगा। जिस डीसी जनरेटर का आकार, है ना, जिस डीसी जनरेटर का आकार व क्षमता सामान्य जनरेटर से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब जो जनरली हम लोग यूज करते हैं जनरेटर, उस जनरेटर से भी क्या होगा, उसका आकार छोटा होगा। तो उस जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमो कहते हैं। समझ में आ गया? जिस जनरेटर का आकार व क्षमता क्या रहेगा, सामान्य जनरेटर से छोटा होता है, उसी को हमको क्या बोलते हैं, डायनेमो कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, है ना। डीसी जनरेटर का क्या क्या पार्ट्स होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, किसी भी जनरेटर का मुख्य पार्ट्स, है ना, मुख्य पार्ट्स क्या क्या होता है, योक जिसको बॉडी भी कहा जाता है। दूसरा होता है फील्ड पोल, है ना। तीसरा क्या होता है, आर्मेचर। तो मेन पार्ट्स हो गया ये डीसी जनरेटर का। तो याद रखिएगा क्या क्या होता है, योक जिसको बॉडी भी कहा जाता है, फील्ड पोल, और तीसरा क्या हो गया, आर्मेचर। ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ऑफ डीसी जनरेटर का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बॉडी योक के बारे में कि बॉडी क्या होता है ना। मशीन के सबसे बाहरी हिस्से को योक या बॉडी कहा जाता है। मशीन का जो बाहरी हिस्सा रहता है, कवर रहता है, उसको हम लोग योक कहते हैं। जैसे ये मशीन हो गया, है ना, मशीन का ये जो बाहरी हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योक कहते हैं या तो बॉडी कहते हैं। ये जो योक या जो बॉडी रहता है किस चीज़ का बना होता है, याद रखिएगा, कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील का बना रहता है। मशीन का बॉडी किस चीज़ का बना रहता है, कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील का। इसके मुख्य दो कार्य हैं, है ना। ये योक है या बॉडी है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है,
एक तो है कि मशीन को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा क्या होता है, चुंबकीय रेखाओं के लिए चुंबकीय पथ प्रदान करना। इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, कोई अगर पूछे तो क्या बताइएगा, इसका मुख्य कार्य होता है कि मशीन में उत्पन्न होने वाला बनने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको क्या करना, रास्ता प्रदान करना। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, चुंबकीय बल रेखाओं को लिए क्या करना, उसमें रास्ता का निर्माण करना। तो ये बॉडी जो है क्या करता है, उसमें रास्ता का निर्माण करता है। इसलिए यह हमेशा क्या होता है, चुंबकीय धातु का बनाया जाता है। इसलिए बॉडी जो हम लोग बनाते हैं चुंबकीय धातु का ही बनाते हैं। समझ में आ रहा है। चुंबकीय धातु का ना बना के हम लोग इसके जगह पर लकड़ी, प्लास्टिक, कांच ये सब का बना सकते हैं क्या? नहीं, ये सब का हम लोग बॉडी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लकड़ी में चुंबकीय फ्लक्स तैयार नहीं हो पाता है, कांच में नहीं हो पाता है। इसीलिए ऐसा धातु का बनाना चाहिए जो क्या हो, चुंबकीय पदार्थ हो, जिसमें क्या हो सके, वो चुंबक की तरह रिएक्ट कर सके, चुंबक बन सके। समझ में आ रहा है। इसलिए याद रखिएगा, हमेशा जो मशीन का बॉडी रहता है वो चुंबकीय धातु का बना होता है। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसको देखिए। जो छोटी आकार के मशीन की जो बॉडी रहती है वो अधिकतर कास्ट आयरन की बनी रहती है। इस चीज़ को गौर कीजिएगा, छोटे आकार का जो मशीन रहता है उसका जो बॉडी रहता है वो कास्ट आयरन का बड़ा रहता है, और जो बड़ी आकार की मशीन है उसका बॉडी कास्ट स्टील का बना रहता है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फील्ड पोल। फील्ड पोल मेन पार्ट्स है मोटर का। यह मशीन के अंदर का भाग होता है। फील्ड पोल क्या होता है, मशीन के अंदर, मतलब मशीन के अंदर ये फिट रहता है, जो बॉडी के साथ नट बोल्ट के द्वारा फिट किया जाता है। किसी भी मशीन में कम से कम, याद रखिएगा, किसी भी मशीन में कम से कम 2 फील्ड पोल होते हैं। कम से कम क्या होगा, 2 फील्ड पोल, कम से कम। 2 से कम नहीं होगा, है ना, 2 से अधिक हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होगा। यह कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनाया जाता है। मशीन का में लगने वाला जो फील्ड पोल रहता है वो क्या चीज़ से निर्मित होता है, कास्ट आयरन या तो सिलिकॉन स्टील से। बड़ी आकार के मशीनों के पोल के साथ पोल शू भी लगा रहता है। जो बड़ा बड़ा मशीन रहता है ना, उसमें क्या रहता है, पोल शू लगा रहता है पोल के साथ। समझ में आ रहा है। विद्युत चुंबक प्राप्त करने के लिए इसमें फील्ड कॉइल भी लगाया जाता है। जैसे विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हमको तैयार करना है तो इसके लिए क्या लगा रहता है, फील्ड कॉइल, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जो फील्ड कॉइल जो होती है भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। पोल शू का कार्य, अभी देखिए कि बड़े आकार के मशीनों में क्या लगा रहता है, पोल शू लगा रहता है। तो पोल शू का कार्य क्या है, चुंबकीय रेखाओं को क्या करना, एक समान फ्लक्स का रास्ता प्रदान करना। मतलब अगर पोल शू लगा रहता है तो क्या करता है, उसमें बनने वाला जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, जैसे ये मैग्नेट हो गया, इससे जो ये इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स तैयार हो रहा है, तो अगर पोल शू लगा देते हैं तो क्या करता है, ये जो लाइंस ऑफ फोर्स तैयार हो रहा है उसको एक जगह एकत्रित करके एक रास्ते में क्या करता है, चलाने का कार्य करता है, एक जगह स्टोर करता है, एकत्रित कर देता है। तो ये हो गया पोल शू का कार्य। अब आगे देखते हैं हम लोग इसका अगला पार्ट्स, आर्मेचर। ये भी इम्पोर्टेंट है। यह बेलनाकार आकार का होता है। समझ में आ रहा है। आर्मेचर जो रहता है बेलनाकार आकार का होता है। यह सिलिकॉन स्टील को क्या करते हैं, लेमिनेशन करके आपस में मशीन के द्वारा जोड़ के बनाया जाता है। आर्मेचर जो है अपने हाथों से नहीं बनाया जाता है। आर्मेचर जब भी तैयार करते हैं तो ये मशीन के द्वारा ही फिट किया जाता है। तो ये जो आर्मेचर तैयार होता है वो सिलिकॉन स्टील को क्या करते हैं, लेमिनेशन करके आपस में एक जगह जोड़कर बनाया जाता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद
जैसे ये हम लोग तैयार किए एक जगह जोड़ के, तो जोड़ने के बाद क्या करते हैं, जितना भी पत्ती है सबको आपस में एक जगह जोड़ के लेमिनेशन कर देते हैं, है ना। और लेमिनेशन का मोटाई याद रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है कि आर्मेचर में जो हम लोग लेमिनेशन कर रहे हैं, लेमिनेशन करने के बाद जो वाइंडिंग तैयार कर रहे हैं, है ना, तो उसकी मोटाई क्या होती है। तो लेमिनेशन की मोटाई याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 0.35 से 0.6 mm होती है लेमिनेशन की मोटाई, जिस कारण इसमें हिस्टेरेसिस और ईडी करंट लॉस कम होता है। बार बार इसको पत्ती को क्या करना, पतला तैयार करना। एक मोटा पत्ती हम लोग नहीं लगा सकते हैं इस पर। अगर मोटा पत्ती लगा देंगे तो क्या होगा, इसमें हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है और ईडी करंट लॉस जो होता है वो बढ़ जाएगा। तो ये सब लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पतले पतले सिलिकॉन स्टील के पत्तियों का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है। अब इसमें लेमिनेशन करके बना दिए तो क्या हुआ कि हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस जो होता है कम हो जाता है। अब अगर आप लोग को हिस्टेरेसिस लॉस, ईडी करंट लॉस ये सब के बारे में जानना है ना, तो हमारा और वीडियो है उसको भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो उसमें विस्तार से बताया गया है कि ईडी करंट लॉस क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं। आर्मेचर में 3 तरह की स्लॉट होती है। जो आर्मेचर रहता है, आर्मेचर के अंदर 3 तरह का स्लॉट रहता है, याद रखिएगा। आर्मेचर में 3 तरह की स्लॉट होती है। जो लेमिनेशन करके हम लोग तैयार किए, जो खांचा बनाए, स्लॉट बनाए, तो वो 3 टाइप्स का होता है ना। ओपन टाइप का, सेमी क्लोज टाइप का और क्लोज टाइप का। 3 टाइप का स्लॉट कटा हुआ रहता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ओपन टाइप का क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ओपन टाइप, यदि स्लॉट की चौड़ाई क्या होती है, एक समान हो, तो उसे ओपन टाइप स्लॉट कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, उसका चौड़ाई, ऊपर का चौड़ाई या नीचे की चौड़ाई, दोनों का चौड़ाई क्या होगा, लगभग एक बराबर होगा, इक्वल होगा। जैसे ये फिगर में बनाया गया है, इसमें क्या है देखिए, ऊपर का चौड़ाई या नीचे का चौड़ाई लगभग एक बराबर है। तो ये किस टाइप का हो गया, ओपन टाइप का आर्मेचर हो गया। दूसरा होता है सेमी क्लोज टाइप। सेमी क्लोज मतलब क्या हो गया, आधा खुला रहेगा, आधा बंद रहेगा, है ना। यदि स्लॉट की चौड़ाई ऊपर कम और नीचे क्या हो, अधिक हो, तो किस टाइप का हो जाएगा, सेमी क्लोज टाइप का आर्मेचर कहलाएगा, आर्मेचर का स्लॉट कहलाएगा, है ना। तो सेमी क्लोज में क्या होता है, ऊपर का चौड़ाई कम हो गया, मतलब ऊपर में ये फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ऊपर में क्या है, इसका चौड़ाई कम है, और अंदर की तरफ देखिए इसका चौड़ाई अधिक है। तो इस तरह से अगर कहीं पे स्लॉट कटा हुआ है तो याद रखिएगा किस तरह का ये स्लॉट है, सेमी क्लोज टाइप का स्लॉट कटा हुआ है। तीसरा देखते हैं हम लोग क्लोज टाइप का। क्लोज टाइप का कहने का मतलब क्या हो गया, यदि उसका ऊपर का भाग क्या हो, पूर्ण रूप से बंद हो, तो उसे क्लोज टाइप स्लॉट कहते हैं। समझ में आ रहा है। फिगर देखिए, ठीक है। अभी जितना हम लोग पढ़े हैं उसका यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पूरा इसका फिगर बना हुआ है। तो फिगर में देखिए ये पूरा एक बॉडी है, ठीक है। बॉडी, इसको योक भी कहा जाता है। बॉडी को क्या बोलते हैं, योक भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए फील्ड पोल बताया था इससे पहले। तो मेन फील्ड पोल जो रहता है मशीन के अंदर फिट रहता है ना। मशीन के अंदर फिट रहता है ये मेन पोल। मेन पोल के साथ क्या रहता है, 2 मेन पोलों के बीच में क्या रहता है, एक इंटर पोल कनेक्ट रहता है। यानी कि 2 मेन पोल होगा, उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। जो इंटर पोल होगा इसके बीच में, उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर आई लिफ्टिंग बोल्ट लगा हुआ है। आई लिफ्टिंग बोल्ट का काम क्या है, मशीन को इसके द्वारा टांग के क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरा स्थान तक हम लोग ले जा सकते हैं। उसके बाद फिगर में यहाँ पे देखिए ये एंड कवर है। मैंने पहले भी बताया था कि 2 तरह का कवर होता है, फ्रंट एंड कवर और बैक एंड कवर। तो यहाँ 2 तरह का कवर दिखाया गया है।
उसके बाद देखिए ये आर्मेचर है। आर्मेचर में ये वाइंडिंग को दिखाया जा रहा है कि किस तरह का वाइंडिंग किया गया है। तो आर्मेचर में कितने तरह का वाइंडिंग होता है? 2 तरह का वाइंडिंग। जस्ट पहले मैंने अभी बताया कि आर्मेचर में 2 तरह का वाइंडिंग किया रहता है। नहीं भी बताया है तो बता दूंगा, ठीक है। आर्मेचर में 2 तरह का वाइंडिंग रहता है, एक को लैप वाइंडिंग कहा जाता है, दूसरा को वेव वाइंडिंग कहा जाता है ना। आर्मेचर में 2 तरह का वाइंडिंग रहता है, याद रखिएगा, है ना, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ है। तो फैन का काम क्या होता है? मोटर को कूलिंग प्रदान करना, मतलब उसको ठंडा करने के लिए फ़ैन जुड़ा हुआ रहता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ फ़ैन के बगल में क्या लगा हुआ है? बियरिंग। तो बियरिंग भी डिफरेंट टाइप का होता है। तो हम लोग जो डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, डीसी जनरेटर में याद रखिएगा जनरली 3 प्रकार का बियरिंग यूज करते हैं, है ना। तो पहला क्या यूज करते हैं हम लोग? पुश। याद रखिएगा क्या होता है? पुश बियरिंग। दूसरा क्या होता है? बॉल बियरिंग। और तीसरा क्या होता है? रोलर बियरिंग, है ना। 3 टाइप के हम लोग क्या करते हैं डीसी जनरेटर में? बियरिंग जो होता है यूज करते हैं। जनरली यूज होने वाला सबसे ज़्यादा जो बियरिंग है बॉल बियरिंग होता है। बॉल बियरिंग का पहचान कैसे करेंगे हम लोग? जैसे एक बियरिंग बना हुआ है तो बियरिंग के बीचों बीच यहाँ पे क्या रहता है? गोलियां फिट किया हुआ रहता है, गोली जैसा बना रहता है, गोल गोल, है ना। तो इसको देख के हम लोग जान सकते हैं कि ये कौन सा बियरिंग है। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही है बॉल बियरिंग। उसके बाद यहाँ फिगर में नीचे देखिए क्या है? नट एंड बोल्ट लगा हुआ है। तो इस तरह से देखिए डीसी जनरेटर का जो जनरली मुख्य पार्ट्स होता है उसको यहाँ फिगर पे दिखाया गया है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था डीसी जनरेटर का जो पहला दिन है, पहला भाग है, आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और इस तरह का नया जो भी टेक्निकल्स वीडियो है उसको देखने के लिए, या अन्य ट्रेड भी है, हम लोग तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में देख रहे हैं। अगर आप लोग फिटर से संबंधित भी कुछ अन्य जानकारियाँ चाहते हैं तो इसके लिए हमारा जो चैनल है नित्या टेक, उसको आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।